हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आहत कुरैशी और आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जी सही सुना आपने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो, न्यूटन एक सिंपल बंदा था। एप्पल सर पे गिरा, लोगों ने बोला कि भाई देख क्या रहा है, खा ले। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि ये गिरा ही क्यों। और सोचते सोचते न्यूटन चाचा ने 3 लॉज बना डाले और उन्हीं 3 लॉज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज अ फोर्स। तो मान लीजिए मेरे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, और उसको मैं रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करता हूँ। इनिशियली वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मुझे उसको मोशन में लेकर आना है। तो मेरे पास में या तो मैं उसको पुश करूंगा या तो मैं अपनी तरफ पुल करूंगा। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे हम यूँ बोल सकते हैं कि अ फोर्स इज नथिंग बट ईदर अ पुश और अ पुल, जो इस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करे। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मेरे फोर्स लगाने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ, ये रेस्ट से मोशन में आया है। या फिर कोई एक चलता ऑब्जेक्ट है, इसको रोकने के लिए भी मुझे फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं मोटे मोटे तौर पे बोल सकता हूं कि अ फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो अब तक फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज आएगा और उस चेंज इन स्पीड की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। अब इसका यह मतलब है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड आई, स्पीड की वजह से डिस्टेंस आया या डिस्प्लेसमेंट आया। अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे अपने को स्पीड से डिस्टेंस या डिस्टेंस से स्पीड के अंदर डील करना है, ये हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया है काइनेमेटिक्स के अंदर। न्यूटन्स लॉज चैप्टर के अंदर हमें देखना है कि फोर्स से एक्सेलरेशन के बीच का जो सफ़र है वो कैसे तय होता है। जान लीजिए, आगे बढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जिनका नाम है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास में देन है, ये भी न्यूटन चाचा ने ही दी हुई है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। समझिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, ठीक। इस ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान डांस कर रहा है छैया छैया सॉन्ग के ऊपर, ठीक। इसी ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर एक चिचा बैठे हैं और वो बाहर अपने थूकने के वास्ते देख रहे हैं, ठीक। दूर कहीं पहाड़ों के ऊपर गब्बर जो है, शोले मूवी, वो अपने सांबा से डायलॉग कह रहा है, कितने आदमी थे वगैरह वगैरह। अब बात समझिए, अगर ये ट्रेन किसी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है या फिर ये ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई है, तो जो डांस करता हुआ शाहरुख खान है, इसके लिए गब्बर का जो सीन होगा वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसीडर किया जाएगा। मोटे मोटे तौर पे यूँ समझिए, अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ और मैं देखते हुए या तो रेस्ट पे हूँ या तो मैं कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अगर मैं या तो रेस्ट पे हूँ या फिर मैं कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा हूँ, तब जो मेरा देखने का नज़रिया होगा, तब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं उसको बोलूँगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ही है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सामने ठहरा हूँ और मेरे सामने कोई बंदा ठहरा हुआ है तो मुझे उसका फेस दिखेगा, लेकिन उसके पीछे वाले बंदे को उसका बैक दिखेगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रेम्स पे डिपेंड कर रहा है। मैं उसके सामने वाले फ्रेम में ठहरा हूँ, वो वाला बंदा उसके पीछे वाले फ्रेम में ठहरा है, एंड दैट्स क्रिएट्स द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस का डिफरेंस। फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल या नॉन इनर्शियल में डिवाइड करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर है। आप अगर किसी भी चीज़ को देख रहे हो
और आप या तो रेस्ट पे हो या तो कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहे हो, तो ऐसे केस में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भैया ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बस उसका बिल्कुल उल्टा। क्या मतलब ये कि अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूं और मेरा जो पूरा एनवायरनमेंट है या मैं खुद एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कह लो या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो इन दैट केस जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा वो बनेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एग्जांपल देखिए, इसी ट्रेन के अंदर भल्लाल देव ने जो है वो ले रखा है देवसेना को, ठीक, और ये जो ट्रेन है वो v स्पीड कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है और पीछे से जो है बाहुबली अपने घोड़े के ऊपर, टांगे के ऊपर बैठ के एक्सिलरेशन के साथ आ रहा है उसको देवसेना को लेकर जाना है, ठीक। तो डेफिनेटली बाहुबली कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं आने वाला, बिकॉज उसको भल्लाल देव को पकड़ना भी है। तो इसका मतलब इन दिस सिनेरियो मैं बोल सकता हूं कि जो भल्लाल देव और देवसेना का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाई? बिकॉज वो दोनों खुद एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहे हैं। याद है मैंने क्या कहा था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ तभी कंसिडर किया जाएगा जब आप या तो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ो या फिर आप रेस्ट पर रहो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बाहुबली की बात करता हूं तो बाहुबली के पास में कुछ एक्सेलरेशन है, उसका जो घोड़ा है, उसका जो टांगा है, उसके पास में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। तो उस फ्रेम में बाहुबली का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मान के चल सकते, और इसका मतलब जो बाहुबली फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ों को देख रहा होगा हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब इसका जरूरत क्यों पड़ता है? देखिए, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हैं और तीनों, ध्यान दीजिए मैं फिर से बोल रहा हूं, तीनों न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड हैं। क्या बोला मैंने? न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड हैं। तो इसका मतलब क्या है? नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं है क्या? बोल सकते हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है जिससे कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करें और उस केस में हम चीज़ों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेंगे। अब जो कि आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता चल चुका है, तो हम आई थिंक न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट वाज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, देखिए ऑल्दो ये चीज़ें दिखने के लिए बहुत ईजी लग रही हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीज़ें सोचना और ऐसे केसेस में सोचना जो कि सारी पॉसिबिलिटीज़ को इंक्लूड करता है। अब ये क्या है मैं चलते चलते फ्लो ऑफ द लेक्चर में आपको बताऊंगा। आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भैया अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर, ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स को, जब तक उसके ऊपर एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास में अगर ये ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये अनंत काल तक ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो दिखता है ना भाई। अगर कोई बंदा बेड के ऊपर सोया है तो उसको थोड़ी कोई हिला सकता है, वो तो सोया ही रहेगा। अगर मेरा फोन इस जगह के ऊपर पड़ा है मेरे हाथ के ऊपर, तो ये पड़ा ही रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। इसको ये तो अपने आप थोड़ी पैर फूटे हैं, इसको चल के तो नहीं जाएगा, राइट। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट भी मोशन में ही रहेगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अरे ठीक है, मैंने पहला लॉ पढ़ लिया, अब मैं घर पे जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, मैंने बाइक को स्पीड दी, अब बाइक आ गई मोशन में। अब न्यूटन चाचा के अकॉर्डिंग अगर मेरी बाइक मोशन में है तो वो मोशन में ही रहनी चाहिए, राइट, एग्जैक्टली। तो अगर मेरे बाइक मोशन में है तो न्यूटन चाचा के हिसाब से ये बाइक हर बार मोशन में ही रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में तो देखने नहीं मिलता अपने को। अगर मान लो मैंने बाइक स्टार्ट की, मैंने उसको मोशन में बाइक रखा और मैं अचानक से सारी चीज़ें छोड़ दूँ, बस बाइक के हैंडल को पकड़ूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बाइक जाके रुक जाएगी, राइट है ना। तो ये तो वायलेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। आगे देखते हैं।
न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन until and unless an unbalanced external force acts on it. इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है वो एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल फोर्स से काम नहीं बनेगा, और एट द सेम टाइम फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अनबैलेंस्ड का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मेरे पास में एक मास पड़ा हुआ है m, ये रेस्ट पे है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये रेस्ट पे ही रहेगा। चलिए ठीक है, माना, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, लेट से 10 न्यूटन का, और मैं एग्जैक्ट सेम 10 न्यूटन का फोर्स एक साइड से लगा रहा हूँ। इसका मतलब दोनों फोर्सेस अपोजिट हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अब इस केस में भी इस ऑब्जेक्ट का मोशन होना लगभग असंभव है। तो कंडीशन ये है कि जो फोर्स होना चाहिए वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन वो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। इसका मतलब इंटरनल फोर्स ना रहे। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक बस है, ठीक, और इस बस के अंदर आप बैठे हुए हो, ये बस रेस्ट पे है। तो आप सब लोग ये सोचते हो, बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो सोचते हैं कि भाई ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, हम इस बस के एक दीवार पे आते हैं और इस बस को अपने हाथ से पुश करते हैं आगे की साइड में। तो क्या होगा? क्या वो बस आगे जाएगी? जाएगी? नहीं जाएगी। वाई? बिकॉज वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप चाहे जितना फोर्स लगाओ बस के अंदर बैठ के, वो बस आगे जाने वाली नहीं है। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बस को मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए रहेगा वो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इंटरनल फोर्स हो गया। तो दो कंडीशन तो अपने को यही समझ में आ गई बॉस। पहला, जो फोर्स होना चाहिए वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो फोर्स होना चाहिए वो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। राइट? आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं मेरे ओरिजिनल सवाल के ऊपर। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन आपकी बाइक तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद रुक गई। तो मैं बोलूँगा भैया बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, ये बाइक रुकी है किसी लिए? बिकॉज ऑफ द फोर्स बिटवीन दिस रोड एंड द टायर ऑफ द बाइक। रोड एंड द टायर ऑफ द बाइक के बीच में ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वजह से मेरी जो बाइक है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के बाद रुक गई। तो सवाल पैदा होता है कि न्यूटन को ये पता कैसे चला कि ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है ना कि भाई ठीक है, मेरे बाइक में और टायर के बीच में कुछ फोर्स था इसीलिए बाइक रुक गई। अब बाइक के अलावा मैं कोई और एग्जाम्पल अगर ले लूँ कि मान लो मेरे पास एक रॉकेट है, वो रॉकेट स्पेस में चलता ही जा रहा है, न्यूटन तो स्पेस में नहीं गया था ना। तो हाउ डिड न्यूटन वॉज एबल टू से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को या कोई रॉकेट को अगर मैं स्पेस में लेके जाके छोड़ दूँ, तो इसका मतलब वो रॉकेट अनंत काल तक स्पेस में घूमता रहेगा। और यही न्यूटन की महानता है कि उसने जमीन पे बैठे बैठे स्पेस में जो होने वाली चीजें हैं उनको प्रेडिक्ट कर दिया था। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है, एंड आई थिंक वी हैव टू कंक्लूड दिस क्लास राइट हियर इटसेल्फ। थैंक यू सो मच।